नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज जिस संपादकीय की चर्चा हम कर रहे हैं, द मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी, ये छपा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। लिखा है नीलेश शाह और पंकज टिब्डेवाल साहब ने। ये कोटक महिंद्रा फंड से जुड़े हैं, यानी कि भारत के बाज़ारों की और भारत की अर्थव्यवस्था की जानकारी ये लोग रखते हैं। ये संपादकीय, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, कि एक बार फिर से मौका है भारत के पास विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़त पाने का। फिर से मौका क्यों है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये मौका कैसे है, हम इसकी चर्चा करेंगे। एक ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। सबसे पहले ये संपादकीय चर्चा करता है कि हाल के समय में ऐसी क्या गतिविधियां हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं जिससे कि ये उम्मीद जग रही है कि भारत विनिर्माण के क्षेत्र में एक बढ़त को हासिल कर सकता है, वो बढ़त जो वो पहले हासिल नहीं कर पाया था। उसके बाद संपादकीय चर्चा करता है कि पहले वो कौन सा समय था जब भारत ये बढ़त हासिल कर सकता था, कौन से मुल्क थे ऐसे जो विनिर्माण के क्षेत्र में और जीडीपी के स्तर पर कैपिटा जीडीपी के स्तर पर भारत के समकक्ष थे, और कैसे उन्होंने इस बढ़त को पा लिया। वो आज काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। भारत किन कारणों से इन बढ़त को नहीं पा पाया और पिछड़ गया। तो फिर हालिया बदलाव क्या हुए हैं कि वो बढ़त को पा सकते हैं, हम इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। खास तौर पर दो क्षेत्रों में, फ़ोन के क्षेत्र में और एयर कंडीशनर्स, रूम एसीज के क्षेत्र में हम उन उदाहरणों को देखेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या करके भारत इस बढ़त को वापस पा सकता है और किन चुनौतियों से भी भारत को खबरदार रहना होगा। तो ये हो गया ब्रॉड आउटलुक। अब बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। संपादकीय कहता है कि देखिए, भारत और चीन की जो पर कैपिटा जीडीपी थी, प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू आय थी, भारत और चीन की, वो 1983 में लगभग बराबर थी। लेकिन आज के समय में चीन की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय भारत से 5 गुना है। कैसे हो गया ऐसा? वो कहते हैं कि विनिर्माण के क्षेत्र में और जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, निर्यात, उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया कि चीन की इकॉनमी इतना आगे बढ़ गई कि वो एक लो पर कैपिटा जीडीपी से उच्च या हाई पर कैपिटा जीडीपी तक पहुंच गई। अब वो कहते हैं कि हाल के समय में भारत में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमें लग रहा है कि जो चीन 1980 के दशक में कर पाया और हम नहीं कर पाए, उसे हम अब कर सकते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन और रूम एयर कंडीशनर के सेक्टर ने हमें ये बताया है कि हमारे पास वो फॉर्मूला तो है कि हम अपने विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ाएं और निर्यात को भी बढ़ाएं। अब इस उदाहरण को वो और स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि 2014 में हम सबसे बड़े आयातकों में से एक थे। कंज्यूमर्स तो थे ही मोबाइल फ़ोनों के सबसे बड़े आयातकों में से एक थे। इतना अधिक आयात होता था 2014-15 में, $8 बिलियन का हमने मोबाइल फ़ोनों का आयात किया। तो खतरा तो ये लग रहा था कि हम जो तेल का जो आयात करते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे आयात बिल का, उससे अधिक आयात हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का करने लगेंगे। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और कई सुधार किए। क्या सुधार किए? इस क्षेत्र में, टेलीकॉम के क्षेत्र में, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में सरकार ने जो विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको 100% खोल दिया ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि उस पर पहले किसी सरकारी सहमति की आवश्यकता नहीं। एक सुधार ये किया, एफडीआई के लिए रास्ते खोल दिए। उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाते हैं भारत में, उनकी रक्षा के लिए, कंपटीशन से उनकी रक्षा के लिए कई चीज़ों पर आयात ड्यूटी को बढ़ाया। दूसरा सुधार ये किया। उसके बाद कई स्कीम्स लॉन्च की, जैसे कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान, पीएमपी। क्या होता है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान? इसके अंतर्गत सरकार पहले कहती है कि हम इंडस्ट्रीज़ को छूट देंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे अगर वो कम वैल्यू वाले कंपोनेंट्स को यहीं पर बनाना शुरू करती है, क्योंकि हाई वैल्यू कंपोनेंट्स तो अभी भी आयात ही करने पड़ेंगे। तो फेजेस में, चरणों में सरकार इंसेंटिव देना शुरू करती है, पहले लो वैल्यू कंपोनेंट को, उसके बाद धीरे धीरे जब लो वैल्यू कंपोनेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री तैयार हो जाती है, तो फिर हाई वैल्यू कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर भी सरकार प्रोत्साहन देती है, इंसेंटिव देती है, आसान शर्तों पर लोन जैसी सुविधाएं देती है। इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसी को कहा गया फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान। अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये भी लॉन्च किया गया, इस सेक्टर के लिए भी लॉन्च किया गया। तीसरा सुधार हमने ये देख लिया। एक और स्कीम आई,
मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए गए। तो यहाँ पे जिक्र है EMC 2.0, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के विनिर्माण के लिए क्लस्टर्स को सुविधा देना कि एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी पारिस्थितिकी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट की डेवलप हो सके। यहीं पर चिप्स भी बने, सेमीकंडक्टर भी बने, तमाम अलग अलग अवयव जो हैं वो यहीं पर बन सकें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। तो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को बढ़ावा दिया गया, ये चौथा सुधार किया गया। और PLI स्कीम लॉन्च की गई, इसको हम पांचवा सुधार मानेंगे। PLI स्कीम यानी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार कहती है कि जो भी कंपनी है, भारतीय कंपनी है या विदेशी कंपनी है, उसको भारत में आकर अपनी लोकल इकाई लगानी होगी विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अगर यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन होगा तो सरकार उसको कुछ छूट देगी, इंसेंटिव देगी। तो हम इसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर साल ये इंसेंटिव इस आधार पर दिया जाएगा कि ये लोकल प्रोडक्शन कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। तो ये हो गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम। तो ये 5 सुधार इस सेक्टर्स में किए गए। इन सुधारों का अपना क्रिटिक है, यानी कि इसमें कुछ कमियां रह गई, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन तो इससे हमारा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग बेस, मोबाइल फ़ोन के विनिर्माण का जो बेस है वो बड़ा हो गया, उसमें इजाफा हुआ, यानी कि उसमें और इन्वेस्टमेंट आए, लाखों की संख्या में नौकरियां बनी और हम ओवरऑल एक नेट आयातक से एक नेट निर्यातक बन गए। आगे बढ़ते हैं। तो पिछले बिंदु का इन्होंने उदाहरण दिया है कि हम कैसे नेट निर्यातक बन गए। जो टर्म्स दी गई हैं, कितना हम आयात करते थे या निर्यात करने लगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरणों में क्या है कि उदाहरण के तौर पर सैमसंग जो है वो दुनिया भर में जो उसकी लार्जेस्ट मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मोबाइल हैंडसेट का विनिर्माण प्लांट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगा हुआ है। तो वो उदाहरण है कि किस प्रकार से सरकार की ये स्कीम्स जो हैं ये सक्सेसफुल हुई कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक विनिर्माण के हब के तौर पर उभरने लगे और हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया को पिछाड़कर हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए इस क्षेत्र में। तो अब इतने पे खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि हम देखेंगे कि अभी भी हम कितना पीछे हैं। तो हमें आगे क्या करना है कि अब हमें अपने निर्यात बढ़ाने हैं और वैल्यू एडिशन बढ़ाना है। वैल्यू एडिशन क्या होता है कि मान लीजिए मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए जिन घटकों को, जिन एलिमेंट्स को हमने आयात किया, उसमें हम कितना वैल्यू एडिशन करके, यानी उसकी कीमत में, अगर मोटी भाषा में समझें तो उसकी कीमत में हम कितना इजाफा करने लायक वैल्यू ऐड करके उसको वापस बेच पाएंगे। आम भाषा में और उदाहरण समझना चाहें तो अगर हम स्टील आयात कर रहे हैं, उदाहरण है, हम करते नहीं हैं, हमारे पास तो स्टील के भंडार है, स्टील आयात करें और उसमें तकनीक के प्रयोग द्वारा उसे घड़ी में बदल दें, तो हम क्या पाएंगे कि वैल्यू एडिशन में बहुत इजाफा हुआ। प्रति किलो स्टील की कीमत और घड़ी की कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यही हो गया वैल्यू एडिशन, यानी मूल्य संवर्धन। तो अब हमें ध्यान देना है अपने निर्यात को बढ़ाने पे और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने पे। तो ये 2 बिंदु हैं जिन पर हमें आगे अभी ध्यान देना है। पिछले 5 सुधारों की हमने बात की, ये 2 हैं जिन पर हमें आगे ध्यान देना है। क्योंकि अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हैं वो अभी भी, हम जिन एक्सपोर्ट करते हैं जिन मोबाइल फ़ोनों को, वो कम कीमत वाले या तो फीचर फ़ोन हैं, जो स्मार्टफोन नहीं होते हैं, जिनमें इंटरनेट की बहुत अधिक क्षमता नहीं होती है इस्तेमाल करने की, बेसिक चीज़ें वो करते हैं जिनको हम बेसिक फीचर फ़ोन कहते हैं। और दूसरा, या फिर हम लो वैल्यू वाले स्मार्टफोन्स को आयात कर पाते हैं। हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारे जो निर्यात हैं वो अभी $4 बिलियन के हैं, जबकि चाइना का $200 बिलियन का निर्यात है, वियतनाम का $60 बिलियन का निर्यात है। तो हमें अपने निर्यात को बढ़ाना है मोबाइल फ़ोन के क्षेत्र में। मोबाइल फ़ोन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमने उदाहरण लिया हुआ है। तो PLI स्कीम यही कह रही है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, तो धीरे धीरे आप उत्पादन बढ़ाएंगे और अगर हर साल उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार उस पर हर साल छूट देती रहेगी। तो उम्मीद है क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्री है उसके पास वो क्षमता आएगी कि वो अधिक उन्नत टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को बना सके और फिर हमारे भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मोबाइल इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा कीमत वाले
एक्सपोर्ट कर पाएगी, निर्यात कर पाएगी। तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे PLI स्कीम यही करने की कोशिश कर रही है। मोबाइल सेक्टर के लिए 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है और कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट जो माने जाते हैं, फॉक्सकॉन है जो एप्पल के बहुत सारे कंपोनेंट्स को बनाता है, सैमसंग है, विस्ट्रॉन है, ये सब बेसिकली इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उत्पाद बनाते हैं। तो ये सब अब भारत में आ रहे हैं। उन्होंने भारत में वादा किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। आप पूछ भी सकते हैं कि भाई इसका हमें फ़ायदा क्या होगा अगर विदेशी कंपनी आके बनाएगी। अगर विदेशी कंपनी भी आकर लोकल उत्पादन करती है तो तकनीक का हस्तांतरण होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है और कल को फिर दूसरी लोकल कंपनियों के उदय की गुंजाइश बढ़ती है। तो ये कारण है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है वैल्यू एडिशन पे बात। हमने कहा कि एक्सपोर्ट्स तो हम वैसे बढ़ाएंगे, वैल्यू एडिशन जो है हम अभी मात्र 15 से 20% का करते हैं, जबकि चीन जो है मूल्य संवर्धन 40% तक करता है। तो अगर वो 100 रुपये का सामान अपने यहाँ मंगवाता है तो 140 का उसको बना देता है अपनी तकनीक के द्वारा, या जो उसमें लेबर इन्वेस्ट हो रहा है, जो उसमें श्रम लग रहा है उसके द्वारा। भारत उतना इजाफा अभी नहीं कर पा रहा है, तो हम इसके लिए भी अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। हमने बात की थी कि हम एक पूरी पारिस्थितिकी बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर की, तो इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? स्पेक्स। इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इन सब के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कैपिटल निवेश की आवश्यकता होती है, तो सरकार इसमें प्रोत्साहन देगी स्पेक्स स्कीम के अंतर्गत, जो कि माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। इसके अंतर्गत इस पूरी पारिस्थितिकी को डेवलप करने पर जोर दिया जाएगा, दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, चार्जर, PCB, जो पूरा प्लेट होता है मोबाइल का, इन सब की असेंबली जो है या तो उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है भारत में या फिर किया जाएगा, ऐसा सरकार का प्लान है। तो इससे क्या होगा कि अगले कुछ सालों में हम उतना ही वैल्यू एडिशन कर पाएंगे 40% तक, जितना कि चीन कर रहा है। तो अभी के 15% या 20% जो हम मूल्य संवर्धन कर पाते हैं, वो हम 40% तक मूल्य संवर्धन कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या निर्यात बढ़ेंगे, और वैल्यू एडिशन बढ़ेगा तो उन निर्यातों की कीमत भी बढ़ेगी। तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा है, ये एक दूसरे को मदद करेगी एक एक चीज़। तो संपादकीय कहता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्कीम्स हैं, इसके अंतर्गत हमें सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन पर बढ़ावा देना चाहिए। हम बात करेंगे कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और ये संपादकीय क्या कहता है कि ताइवान के साथ हमारे इंटरेस्ट समान है। किस प्रकार समान है? ताइवान को भय है चीन से, चीन चाहता है कि वो ताइवान को हड़प ले, वो उसको एक अलग देश मानता नहीं है, जबकि भारत को भी चीन से अपनी सीमा विवाद है। तो ऐसे में भारत और जो ताइवान है उनके कई साझा हित हैं। इसके अलावा दोनों ही लोकतांत्रिक देश भी हैं। तो ऐसे में इस बात को ध्यान रखते हुए कि ताइवान ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में शीर्ष देशों में आता है, इतना छोटा सा मुल्क दुनिया के सेमीकंडक्टर्स का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। तो ऐसे में भारत को एक साझा जो इंटरेस्ट है ताइवान के वैश्विक पटल पर, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों में भारत को सहायता मिले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो इत्यादि। अब हम दूसरे सेक्टर की बात करते हैं। मोबाइल सेक्टर की हमने बात कर ली, हल्का सा डिस्कस करेंगे दूसरा सेक्टर जो कि है रूम AC सेक्टर। तो रूम AC सेक्टर के साथ भी कमोबेश वही बातें हुई हैं जो मोबाइल फ़ोन सेक्टर के साथ हुई। हम 2017-18 में 41 अरब का रूम AC इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे। सरकार ने कई स्कीम लॉन्च की, हमने इनका जिक्र पहले भी किया है कि कई सेक्टर्स में वो स्कीम लॉन्च की गई थी। मोबाइल सेक्टर में भी PMP स्कीम क्या है? फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान, चरणबद्ध मैन्युफैक्चरिंग प्लान लॉन्च किया गया इस सेक्टर के लिए। कई चीज़ों का, अवयवों का इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी गई या उनको रोक दिया गया, जैसे कि रेफ्रिजरेंट फिल्ड ACs के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि भाई फिर सारा सामान अलग अलग यहीं पे आएगा, यहीं पे तैयार होगा। तो ये इससे फ़ायदा हुआ। रूम ACs पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, उनके क्रिटिकल कंपोनेंट पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि कंपनियों के पास
बेहतर मोटिवेशन होता है कि वो यहीं पर बनाए, वो आयात कर क्यों दें बाहर से मंगवा कर, जो बाहर बना रहे हैं वो यहीं पे आके बना ले, तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा PLI स्कीम तो है ही है कि उनको कहा गया कि आपको हर साल धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है लोकली मैन्युफैक्चर करके एसीज का, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे या प्रोत्साहन देंगे। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे इम्पोर्ट्स जो हैं वो एसी के सेक्टर में 56% गिर गए। 41 बिलियन रुपयों का, 41 अरब रुपए का इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम 18 अरब रुपए का इंपोर्ट करते हैं, तो ये एक सुधार हुआ। तो इसके बाद अगर PLI स्कीम ठीक काम करती रही तो अलग अलग जो घटक है, अलग अलग अवयव हैं एसी के, जो कंप्रेसर होते हैं, मोटर होते हैं, बोर्ड होते हैं, इन सब का प्रोडक्शन भारत में ही होने लगेगा। और हम इसमें वैल्यू एडिशन कहाँ तक करने लगेंगे? 60 से 80% तक। तो इतना वैल्यू एडिशन हम कर सकने में सक्षम हैं किसी भी सेक्टर में, ये हमें ये भी बताता है। हम इतना मूल्य संवर्धन कर सकते हैं आयातित घटकों पर भी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आयात करनी ही पड़ती हैं, कुछ कंपोनेंट्स आपके पास नहीं होंगे। अगर आपको सेमीकंडक्टर या चिप्स बनानी है तो कई एलिमेंट आपको मंगवाने पड़ते हैं, इनमें से कई एलिमेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आते हैं, तो चीज़ें आपको मंगवानी होंगी। लेकिन उन चीज़ों को मंगवा कर, उन रॉ मटेरियल या कच्चे माल को मंगवा कर आप उसमें कितना मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, ये आपको एक निर्यातक देश के रूप में सफल या असफल दिखने की कसौटी है। अंततः क्या कह रहे हैं कि देखिए, हमने कई चीज़ें की हैं। हमने प्रोटेक्शन यानी संरक्षण भी दिया है, और हमने इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन भी दिया है। अब हम बात करते हैं, कर चुके हैं बात, दोहरा देते हैं। संरक्षण कैसे कैसे दिया? हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, हमने कहा कि आप जो पहले से तैयार माल है, पहले से तैयार एसी है, उसको आने नहीं देंगे, हम उसको बैन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने संरक्षण भी दिया है अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को, और प्रोत्साहन भी दिया, जैसे कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम या उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, और FDI को खोल दिया। 100% आप विदेशी निवेश हो सकता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हमने अलाउ किया इन सेक्टर्स में, तो जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, लोकल विनिर्माण का क्षेत्र है, उसमें बढ़त मिली, नौकरियां बनी, और एक ट्रेड सरप्लस आया, यानी जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम आ गए। अब संपादकीय कहता है कि फर्ज कीजिए ये सारी जो सक्सेसेस हैं, ये सारी सफलताएं हैं, अगर हम दोहरा सकें कई सारे सेक्टर्स में, स्पेशलिटी स्टील में। स्पेशलिटी स्टील क्या होता है? एक प्रीलिम्स का सवाल भी बनता है, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। हम जानते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं, वो टेक्सटाइल्स जो किसी खास उपयोग के लिए बनाए जा रहे हैं। कपड़ों में तो फैशन का भी एक एलिमेंट होता है, वो दिखते हैं कैसा, इसका भी एलिमेंट होता है, जबकि टेक्निकल टेक्सटाइल में ध्यान रखा जाता है कि वो खास उपयोग के लिए वो टेक्सटाइल बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मेडिकल के क्षेत्र के लिए या बिजली के विनिर्माण के क्षेत्र के लिए, जैसे उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, वो उनमें बेहतर इंसुलेशन होता है या इस तरह की चीज़ें। तो टेक्निकल टेक्सटाइल पे सवाल केवल डेफिनेशनल आया था कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, तो अगर आपको ये मालूम होता तो आप उत्तर दे सकते। इसी तरीके से स्पेशलिटी स्टील क्या होता है? आम स्टील जिसको कई सारी प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे कि उसको पॉलिश किया जाए, उसको हीट ट्रीटमेंट यानी कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे गर्म ठंडा किया गया हो, उसको कोटिंग दी गई हो, ताकि उसको तैयार किया गया हो स्पेशल फंक्शंस के लिए, जैसे कि उसको डिफेंस सेक्टर के उपयोग लायक बनाया गया हो आर्म स्टील को, या फिर आर्म स्टील को एयरवेज के लिए, वायुयानों के लिए तैयार किया गया हो। इस तरह के स्टील को स्पेशलिटी स्टील कहते हैं। इसी की असल डिमांड है। देखिए, वैल्यू एडिशन भी है। आम स्टील की कीमत बहुत कम है, उसको जब आप स्पेशलिटी स्टील में बदल देते हैं तो मूल्य संवर्धन बहुत अधिक हो जाता है, और उसी की अधिक डिमांड भी है। तो संपादकीय कहता है कि जो सफलता हमें मोबाइल फ़ोन और एसी के सेक्टर में देखने को मिली है, उसको दोहराया जा सकता है ऑटोमोबाइल यानी वाहन के क्षेत्र में, कंपोनेंट्स, जो वाहन के कंपोनेंट हैं, उनके हिस्से हैं, उनके क्षेत्र में, खिलौनों के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में, टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में, खाद्य प्रसाधनों के क्षेत्र में, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल जिसके द्वारा सोलर एनर्जी क्रिएट की जाती है, उसी को सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल कहते हैं। तो ये तमाम कंपोनेंट्स हैं जिसके द्वारा या जिन क्षेत्रों में भारत बहुत अधिक मूल्य संवर्धन कर सकता है और अपने निर्यातों को बढ़ा सकता है, निर्यातों की कीमतों को भी बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
तो अब संपादकीय अपने अंत की ओर आकर कहता है कि देखिए 1980 के दशक में हमने जो गलती की थी कि हमने फ़ायदा नहीं उठाया, दुनिया में जो बदलाव आ रहे थे, भूमंडलीकरण में जो बदलाव आ रहे थे, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए। ऐसा नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम सर्विस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और हम दुनिया भर का बैक ऑफिस बन गए। चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो उनका एक काम का एक हिस्सा, अगर वो IT क्षेत्र में काम कर रही हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो भारत से जुड़ा होता था। लेकिन हम विनिर्माण के क्षेत्र में ऐसा नहीं कर पाए। दिक्कत क्या होती है कि विनिर्माण के क्षेत्र में अगर हम ऐसा कर पाते तो उसमें रोजगार अधिक उत्पन्न होते हैं। सर्विस सेक्टर से कहीं अधिक रोजगार विनिर्माण के क्षेत्र में मिलता है। और दूसरा, किस किस्म का रोजगार? तो जो लोग खेती को बहुत अधिक बेनिफिशियल नहीं पा रहे हैं, फ़ायदेमंद नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका स्किल कम है, उन्होंने कंप्यूटर की भाषा तो नहीं सीखी, ट्रेनिंग तो नहीं है उनके पास, लेकिन सेमी स्किल्ड या स्किल्ड है, अभी पूरी तरह दक्ष नहीं है, तो उस तरह का रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण का क्षेत्र बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि हमने उसको मिस कर दिया, इसलिए भारत में बेरोजगारी भी आज एक बड़ी समस्या है और हम खेती पर जो अतिरिक्त बोझ है लोगों का, उसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वही विनिर्माण और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। एक और मौका क्यों है? क्योंकि China+1 अब एक भू राजनीतिक सहमति वाली बात बनती जा रही है। तो एक सवाल ये भी बनता है, देखिए प्रीलिम्स के लिहाज से, China+1 जो अक्सर खबरों में रहता है, का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया मान रही है कि देखिए चाइना के पास विनिर्माण के क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत सारे सेक्टर्स का, हटा तो नहीं सकते, लेकिन चाइना पे जो निर्भरता आई है, खासतौर पे कोरोना पैंडेमिक के बाद दुनिया ने पाया कि ये निर्भरता बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मुल्क अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। चाइना अब असर्टिव हो रहा है, अपना दखल बढ़ा रहा है अलग अलग मसलों में, तो दुनिया के देश भी अब रिएक्ट कर रहे हैं China+1 कि हमें और भी जगहें चाहिए अलग अलग सेक्टर्स में जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा हो, जहां पर विनिर्माण हो सके। तो क्योंकि China+1 एक सच्चाई बन रही है, तो हमारे सामने ये मौका है कि हम अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाएं और अपने निर्यात के शेयर को भी बढ़ाएं। दुनिया के कई मुल्क हमसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे तो हो सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता था, वर्ल्ड बैंक ने अब कहा है कि हम इसको कुछ सालों तक नहीं जारी करेंगे, अभी के लिए नहीं जारी करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं आई थी। कहा गया था कि इसमें हेरफेर किया जा रहा है इसके डाटा में, हम उसमें तो नहीं जाएंगे। लेकिन बात क्या कह रहे हैं कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, व्यापार करने में जो आसानी है, उसमें कई देश इंडेक्स में आगे रहे हैं हमसे, लेकिन हमारे पास अतिरिक्त फ़ायदा है कि हमारे पास बहुत बड़ा लोकल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कंपनियों को मालूम होता है कि जो यहाँ पे वो जिस चीज़ का विनिर्माण करेंगी, उसकी खपत, उसका एक बड़ा हिस्से की खपत यहीं पर हो सकती है। तो ये हमारे पास एडिशनल फ़ायदा है, अतिरिक्त फ़ायदा है। इस फ़ायदे को हमने वाहन के क्षेत्र में और दवाइयों के क्षेत्र में देखा है, और हाल ही में बिल्कुल हमने फ़ोन के क्षेत्र में और AC के क्षेत्र में भी देखा है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है। अब हमें इस फॉर्मूले को दोहराना है उन सभी क्षेत्रों में जिसकी चर्चा अभी हमने पिछली स्लाइड में की थी। तो संपादकीय अंत में कहता है कि ये एक लंबी जर्नी होगी, वहाँ तक पहुँच पाने में, जहाँ पर आज वियतनाम है या जहाँ पर आज चीन है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत बेहतर समन्वय चाहिए होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, ताकि कानून को लेकर जो समस्याएं हो सकती हैं, अवसंरचना को लेकर जो समस्याएं हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत अवसंरचना को लेकर जो समस्या हो सकती है, ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स को लेकर जो समस्या हो सकती है, लेबर लॉज में जो सुधार को लेकर समस्या हो सकती है, तो 4 सुधारों की आकांक्षा कि कानून का राज एकदम स्पष्ट रहे, हम किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, दंगे, फसाद, इस तरह के डिस्टर्बेंस को हम नहीं झेल सकते, क्योंकि वो देश फिर अच्छे नहीं माने जाते व्यापार के लिए किसी भी कंपनी द्वारा। तो रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, कानून का राज रहना चाहिए, आधारभूत अवसंरचना सुधरनी चाहिए, खास तौर पे आवागमन के जो तरीके हैं, रास्ते हैं, उनमें सुधार होना चाहिए, और लेबर लॉज में जो सुधार की प्रक्रिया चल रही है उनको जल्द ही किसी मुकाम तक पहुंचना चाहिए। तो ये 4 क्षेत्र हैं जहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है, और साथ में हमें उन चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा जो चीन से आएंगी, क्योंकि चीन जब देखेगा कि भारत ये बदलाव कर रहा है, भारत की नज़र है उस हिस्से पर जिस हिस्से पर आज चीन का कब्जा है व्यापार के क्षेत्र में, तो वो भी कुछ अपने बदलाव करेगा। उसके पास बहुत अधिक आर्थिक ताकत है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। साइबर वॉरफेयर
यानी कि इंटरनेट आधारित तरीकों से किसी कंपनी की, किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के तरीके, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहना होगा। ये था आज का संपादकीय। हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि कैसे विनिर्माण क्षेत्र, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भारत इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जिसके चलते हम रोज़गार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके चलते हम निर्यात में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन क्षेत्रों में बढ़ने के लिए भारत के पास फिर से एक मौका है। इन मौक़ों के लिए उदाहरण हमारे सामने है, फॉर्मूला हमारे सामने है। इस फॉर्मूले को हमें केवल दोहराना है। किन किन सेक्टर्स में दोहराना है, हमने इसका भी जिक्र किया, और हमें किन किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। वो चुनौतियाँ आंतरिक भी हो सकती हैं, जिन 4 चुनौतियों का हमने जिक्र किया, और वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती हैं, चीन से आ सकती हैं, दूसरी शक्तियों से आ सकती हैं। इन सब चुनौतियों के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।